नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, कोरोना को आए हुए हमारे देश में लगभग 3-4 महीने हो गए हैं और उसके बाद भी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ लगभग 50,000 के आसपास केस आते हैं और आंकड़ा दिनों दिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों के ठीक होने का सिलसिला भी बहुत अच्छा है। हमारे देश का जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, 65% के अप्रॉक्स बताया जा रहा है प्रेजेंट कंडीशन में। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रिकवरी रेट हमारा 88% पर आ गया है और दिल्ली में केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं और काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। डेथ रेट है वो 2.95% है। तो कोरोना की प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है उस पर हम बात करेंगे। जो सी सर्वे हुआ है, उस सीरोलॉजिकल सर्वे जिसमें बताया गया है कि बहुत से लोगों की बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि जो लोग RT-PCR टेस्ट पर क्वेश्चन उठा रहे हैं उनको लेके क्या जवाब देना है। और N95 मास्क जो कहा गया था बहुत प्रोटेक्शन वाला है, अगर उसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व लगा है तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दी है उसके बारे में भी जिक्र होगा। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रेया आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के केस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों को चिंता सता रही है। दिल्ली में तो केस कम है, लेकिन देश में कोरोना का मीटर काफी तेज है। लेकिन दिल्ली का रिकवरी रेट काफी अच्छा है, काफी लोग ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में दिल्ली में काफी लोग ठीक हो रहे हैं, ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है। देश में देखा जाए तो हर रोज 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। क्या माना जाए कोरोना पीक पर है। देश की आवाम वैक्सीन का इंतजार कर रही है। हर कंट्री, हर क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता अभी हाथों में नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, 6 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन रियायत भी दी गई है। अनलॉक 3 चल रहा है। अनलॉक 3 में बहुत सी चीज़ों को छूट दी गई है और बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अगर कोरोना इस तरह से बढ़ता रहा तो देश में आगे हालात क्या होंगे, क्योंकि इकोनॉमी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो कोरोना को मत लो हल्के में, सावधानियां बरतो, मास्क लगाओ, SMS को फॉलो करो, जिससे आप लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर जाननी है आपको और बात, तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में दर्शकों देखा और जाना कि प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है वो चिंताजनक है, एहतियात हमको बरतना है। हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश में हालात कोरोना को लेकर भी बन रहे हैं, उन पर वो क्या कहना चाहते हैं। सर, अगर प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को लेकर देखा जाए, हर रोज़ 50,000 केसेस आ रहे हैं, लेकिन ठीक होने का भी सिलसिला लगातार अच्छा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनील, इसमें कोई शक नहीं, कोरोना भी एक महामारी बना हुआ है और ये हमें तंग कर रहा है, बढ़ भी रहा है। अगर हम पूरे हमारे देश की बात करें तो साउथ में काफ़ी एरिया में ये बहुत महामारी बड़ा रूप ले रही है और भी कई स्टेट्स में जहाँ पर पहले तकलीफ नहीं थी अब ये बढ़ती जा रही है। परंतु अगर हम बात करते हैं जहाँ पे पहले ज़्यादा था, वहाँ पे हमें ये अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ पे धीरे धीरे केसेस की बढ़ने की जो स्पीड है कम हो रही है, यानी कि डबलिंग रेट कम होने लगा है। और एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि जो इन्फेक्शन होने वाले पेशेंट्स में रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है। तो हमें इस परेशानी के समय में हमें ये भी देखना है कि अच्छी बातें क्या हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि 3-4 महीने के अंदर कोरोना अपनी जगह बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना से संबंधित हमारी जानकारी, हमारी चिंता, ठीक होने की जो क्षमता है और इलाज के जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी लेवल पे आ गई हैं। तो मेरा मानना है कि अब कोरोना जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि कंट्रोल में आने की उम्मीद दिख रही है। हाँ, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है क्योंकि बहुत संख्या में लोग लापरवाही भी कर रहे हैं अभी भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। जहाँ पर रिकवरी रेट अच्छा है वहाँ पर ये तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इन्फेक्शन होने के बाद तकलीफ़ आपको ज़्यादा नहीं होगी शायद, या मौत होने के चांस कम है, लेकिन इन्फेक्शन ना हो, इस बात के लिए हमें अभी भी सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है।
तो देखा दर्शकों आपने जिस तरह से डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने बताया और समझाया कि बहुत से लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं जिसकी वजह से केसेस आ रहे हैं, और जहां पर अगर देखा जाए केस भी अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ठीक होने की जो सिलसिला है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एहतियात आपको अभी भी बरतना है, एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा है। टेस्टिंग हमारे देश में अच्छे से हो रही है और बहुत से लोग रिकवर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। रिकवरिंग रेट जो हमारे देश का है वो बहुत अच्छा है। सर सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है उस पर लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो टेस्ट इतना कैपेबल नहीं है जितना और होता है। तो उसके बारे में RT-PCR टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए RT-PCR टेस्ट ये गलतफहमी है कि ये कामयाब नहीं है। इनफैक्ट अभी भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है यदि किसी को कोरोना एक्टिव है कि नहीं कोविड टेस्ट के लिए, वो RT-PCR ही है। लेकिन RT-PCR जो है वो टेस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है और उसकी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस कारण से रैपिड एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट को भी महत्व दिया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, अगर RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है या आज अगर हमें किसी पेशेंट को कंफर्म करना है कि उसको कोरोना है कि नहीं है, तो आज भी RT-PCR टेस्ट को ही पूरी तरह से ठीक माना जाता है और वो बहुत एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। बिल्कुल, तो मतलब जो RT-PCR टेस्ट दर्शकों है वो बिल्कुल ठीक है और उसकी जो रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आती है वो बहुत ही, सर ने कहा कि काफ़ी ठीक मानी जाती है और उससे डिटेक्ट किया जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। सर फिलहाल में भी देखा गया था कि दिल्ली में 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे किया गया और उसमें ये देखा गया कि 22.86% जो परसेंटेज ऑफ पीपल्स दिल्ली के, उनके अंदर IgG एंटीबॉडीज़ देखी गई है, जो मतलब कहा जाता है कि जब किसी कोविड पेशेंट के होने के बाद बॉडी में डेवलप होती है। लगभग मोटा मोटा देखा जाए 46 लाख लोग सीरोलॉजिकल सर्वे में देखा गया कि कोरोना से ग्रसित होकर वो ठीक हो चुके हैं। इस पर सीरो सर्वे पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनील, ये हमारे लिए एक तरह की बहुत मेरा मानना है कि इस खबर को अगर हम नेगेटिवली सोचें तो एक बार लगता है कि शायद दिल्ली में 2 करोड़ में से 46 लाख लोग पॉजिटिव घूम रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो एक अच्छी बात इसमें ये सामने आती है, क्योंकि ये सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया है आम जनता में जिनको कोरोना के लक्षण नहीं है, ना कोई हिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई और वो ठीक भी हो गया। तो दर्शकों, इस स्टैटिस्टिकल फिगर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि इन्फेक्शन फैल रहा है तो हमें इससे जागरूक होना है कि इसका मतलब अब सावधानी रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, सावधानी क्या रखनी है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब बिना बताए, बिना लक्षण दिए 46 लाख लोग अगर एक पैमाने से अगर पॉजिटिव हो सकते हैं दिल्ली जैसे स्टेट में, छोटे से स्टेट में, तो ये 46 लाख बड़ी तेज़ी से दूसरों को भी फैल सकता है। तो ये सीरोलॉजिकल सर्वे का यही पर्पस होता है कि कितने लोगों में प्रेवलेंस क्या है, यानी कि कोरोना की प्रेवलेंस इस पॉपुलेशन में कितनी है। तो ये थोड़ी चौंकाने वाली फिगर सामने आई है, परंतु इससे ये बात सामने आती है कि जो कोरोना इन्फेक्शन कई लोगों को होने के बाद बिना पता लगे या हल्के से लक्षण देके भी ठीक हो जाता है। और इससे जो कोरोना इन्फेक्शन यदि किसी को हो जाता है तो उसको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक ये भी सबक मिलता है, यदि कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो वो घर में बैठे बैठे भी ठीक हो सकता है, जैसे रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है। तो इस रिपोर्ट से आप घबराए नहीं, और ये केवल एक मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम को जानना ज़रूरी है, इसलिए ये सर्वे किया जाता है। और इस सर्वे की रिपोर्ट से हमें उम्मीद बढ़ानी है, डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से सर ने बताया है कि होम आइसोलेशन में रहकर अधिकतर दिल्ली में लोग ठीक हो रहे हैं। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि रिकवरी रेट हमारे देश का, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा है। होम आइसोलेशन में रहकर बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। सावधानियाँ बरतनी है आपको। सावधानियाँ अगर आप नहीं बरतोगे तो ये बीमारी आपको और परेशान करेगी, लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि हालांकि आपने पुराने इंटरव्यू में मुझे बताया था कि जो N95 मास्क होता है जिसमें वॉल्व लगा होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्व, वो मतलब उतना हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है जितने और मास्क होते हैं। अगर N95 मास्क विदाउट वॉल्व का है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पत्र लिखा सभी राज्य सरकारों को और कहा कि जो वॉल्व वाला N95 मास्क है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो लगाया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने वाला है और पॉजिटिव होने के बाद उसमें स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। तो N95 मास्क का इस्तेमाल करने से
मना किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये रिकमेंड किया हर स्टेट्स गवर्नमेंट को कि आप लोग इस पर ध्यान दें, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए सुनील, एक्चुअली N95 एक स्पेशल तरह का मास्क होता है जो कि एक पार्टिकल्स के लिए बनाया गया है, पार्टिकुलेट मैटर के लिए, और ये जो मास्क है इसका बेसिक पर्पस पॉल्यूशन के लिए बनाया गया था। तो जो N95 का मतलब होता है कि 95% ऑफ जो 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो अगर हम इन्फेक्शन से बचने की बात करते हैं तो आमतौर पे जैसे हमने मास्क पहन रहे हैं, रखिए 3 प्लाई मास्क, ये बहुत माने जाते हैं। परंतु सोशल मीडिया की वजह से और आजकल ओपन इन्फॉर्मेशन होने की वजह से N95 मास्क पे बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिली और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया। क्योंकि सवाल अपने हेल्थ का होता है, मौत से डरना है, तो लोगों ने इस पर खूब पैसे खर्च किए और N95 मास्क को बहुत हद तक हर किसी ने यूज़ करना शुरू कर दिया। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ N95 मास्क के नाम पे उससे मिलते जुलते बहुत सारे मास्क ऐसे आ गए हैं जो कि दरअसल N95 शायद नहीं है, पर उस पर N95 का ठप्पा लग जाता है क्योंकि उसकी बनावट उसके हिसाब से की जाती है। परंतु N95 एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो कि पॉल्यूशन वाले मास्क के लिए बनाया गया था। अब जब N95 मास्क पॉल्यूशन के लिए बनाया जाता है तो उसमें एक एक्सपिरेटरी वॉल्व दिया जाता है। उस मास्क का पर्पज़ होता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको एक तरह से जो सांस है वो फिल्टर होके आए, और उसके बाद जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो सांस, क्योंकि वो पॉल्यूशन के हिसाब से वो सांस साफ मानी जाती है, तो उसके लिए एक वाल होता है ताकि वहाँ से हवा निकल जाए। पर्पज़ ये होता है कि सांस छोड़ते समय आपके फेफड़ों पे जोर ना पड़े। लेकिन जब बात इन्फेक्शन की आती है, कोरोना जैसे इन्फेक्शन की, तो ये मास्क बहुत हमें धोखे में रख लेता है। हम सोचते हैं सब सामने वाले ने मास्क पहन रखा है और शायद बढ़िया मास्क पहन रखा है, और उससे धोखे में रह के वो अब खुद कोरोना इन्फेक्शन ले सकता है। तो जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने भी एडवाइस की और आपने मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स देखी होंगी कि N95 मास्क यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बात कहने का मतलब है कि N95 विद रेस्पिरेटरी वॉल्व वो यूज़ नहीं करना है। N95 मास्क अगर बिना रेस्पिरेटर के है तो वो सेफ़ है, वो एक 3 प्लाई मास्क से भी ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा कि N95 मास्क सबको हर समय पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल N95 मास्क अगर आप प्रॉपर पहनेंगे तो पूरा फेस पे टाइट रहना चाहिए, और जब पूरे टाइट रहेगा तो सांस जो है छोड़ते समय भी और लेते समय भी वो एक फिल्टर के थ्रू होकर निकलती है, जिससे हमारे फेफड़ों पे जोर पड़ता है। उस जोर को पड़ने से हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है, और इसलिए N95 मास्क पहनने पे आमतौर पे आपने देखा होगा कि सांस फूलने लगता है। जिनको हैबिट नहीं है उनको तो थोड़ी देर में ही वो मास्क को हाथ लगा के हटाते रहते हैं, और अगर आपने मास्क को हटा दिया तो उसका सेफ्टी तो वहीं ब्रीच हो गई, यानी कि ब्रेक आ गया, खतरा तो आ गया। इसलिए यदि आपको N95 मास्क विदाउट रेस्पिरेटर, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, बिना रेस्पिरेटर वाला जो N95 मास्क अगर आप पहन के आप को ब्रीदिंग की हैबिट हो जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, और ये बात ठीक भी है, कि आम पॉपुलेशन में यदि आप 3 प्लाई मास्क, कोई भी मास्क ऐसा पहन के बैठते हैं जिसमें रेस्पिरेटर नहीं है, तो वो सेफ़ होता है। अब दर्शकों, अगर आप सपोज़ आपने मास्क पहन भी रखा है और उसमें रेस्पिरेटर नहीं भी है, लेकिन आपके जहाँ भी आप बैठे हैं किसी एक व्यक्ति ने भी अगर मास्क नहीं पहन रखा, तो आप समझ लीजिए वही रिस्क रेस्पिरेटर वाले मास्क में आ जाता है। परंतु उसमें हम धोखे में रह जाते हैं क्योंकि हम इस सोचते हैं कि मास्क पहन रखा है और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए जैसे हमारे अस्पताल में जब भी कोई पेशेंट आता है और उसके चेहरे पे रेस्पिरेटर वाला मास्क होता है, तो हम उसके रेस्पिरेटर को टेप लगा के ब्लॉक कर देते हैं। यदि उस रेस्पिरेटर को टेप से ब्लॉक किया जाता है तो वो एक नॉर्मल N95 मास्क की तरह ही बन जाता है। या फिर उस मास्क के ऊपर एक नॉर्मल मास्क और पहन सकते हैं, जैसे ये हमने मास्क पहन रखा है 3 प्लाई मास्क है, या कोई भी मास्क अगर आप रेस्पिरेटर के ऊपर पहन लेते हैं तो वो सुरक्षित कैटेगरी में आ जाता है। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली गई हैं इसकी N95 मास्क खतरनाक हो जाता है, तो मेरा मानना है खतरनाक नहीं है। जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन ये है कि रेस्पिरेटर वाला N95 मास्क नहीं पहनना चाहिए, बिना रेस्पिरेटर वाला वो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है आज भी। बहुत अच्छी बात दर्शकों सर ने बताई, और पहले भी प्रोग्राम में बता चुके थे सर कि क्या कहते हैं N95 मास्क है जो जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व लगा है, अगर किसी के पास है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो सर ने कहा टेप लगा कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। और अगर हो तो N95 मास्क वही यूज़ करें जिसमें वॉल्व ना लगा हो, क्योंकि जिसमें वॉल्व लगा होता है वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। सर बार बार इस बात को बोल रहे हैं, और सर ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल
जब किया जाता है जब ज़्यादा आप किसी कहीं जा रहे हों, पब्लिक डोमेन में हों, कहीं पब्लिक प्लेसेस में हों। अगर घर पे रहें तो सर कपड़े का भी मास्क लगा सकते हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि आप घर का अपना गमछा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूमाल भी लगा सकते हैं। आप 24 घंटे N95 मास्क ना लगाएं, लेकिन आप कहीं जाएं तो आप प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर ये बात तो कर ली, अब मैं अब आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ दिल्ली को लेकर। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में हमारे चैनल के दर्शक बहुत हैं। दिल्ली में अगर प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए, दिल्ली में हालात दिनों दिन ठीक होते जा रहे हैं और दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो 88% के अप्रॉक्स आ गया है। और दिल्ली में मरीजों की जो संख्या है वो दिनों दिन कम आ रही है। जहाँ पहले 4,000-4,200 मरीज़ आते थे कोविड के, वो आज के टाइम में 1,000 कुछ या 1,000 से कम भी आ रहे हैं। और डेथ रेट भी देखा जा रहा है वो 2.95 चल रहा है। मतलब हालात कुल मिलाकर देखा जाए दिनों दिन सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं, एक पटरी पर ज़िंदगी आती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आप दर्शकों को आप कहना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सावधानियां उनको छोड़ देनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, एक मैसेज दिल्ली की आवाम को? देखिए सुनील, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा दर्शकों आपको कि सावधानी तो लेनी ही है, लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा अब सावधानी और ज़्यादा लेनी है। देखिए, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अब केसेस का कम होना शुरू हो गया है। जो केसेस कम करने की बात कर रहे हैं वो केसेस कम नहीं हो रहे, जो रोज़ नए इन्फेक्शन जो आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है, यानी कि जो डबलिंग रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। अच्छी बात यह भी कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है वो ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। किसी किसी को तो 1-2 दिन फीवर होकर भी ठीक हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कि अब आईसीयू की एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही हो। दिल्ली में आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर खाली हैं, उनकी डिमांड बहुत कम हो गई है। प्राइवेट अस्पतालों में भी जहाँ पहले बेड मिलना मुश्किल हो गया था, आज बेड्स काफ़ी हद तक खाली पड़े हैं और ये बहुत एक खुशखबरी वाली बात है। लेकिन ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि लोग सावधानियाँ ले रहे हैं और मेरा मानना है कि ये सावधानियाँ हमें आगे भी लेती रहनी है, शायद अगले कुछ महीने लेनी होगी। मैं मानता हूँ कि ये सावधानी लेने में हमें परेशानी आती है, मास्क पहनने में लोग परहेज करते हैं, किसी का सांस फूलता है, किसी का दम घुटता है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए दम घुट के आप जिंदा रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, तो मेरा मानना है ये एक कोई ज़्यादा बड़ा महंगा सौदा नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है, कैसे लेनी है, उससे जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। मैं सुनील आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वो भ्रांतियाँ ख़त्म करना चाहूँगा। देखिए, आप हम पहले भी प्रोग्राम में बोल रहे हैं कि सावधानियों की चीज़ में केवल 3 चीज़ करनी है, SMS। पहला सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। अब हमने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं और मास्क पहनते तो प्रॉपरली नहीं पहनते हैं। देखिए, जब मास्क पहन रहे तो हमारी नाक और मुंह कवर होना चाहिए। अगर किसी ने नाक के नीचे कर लिया या नीचे दाढ़ी पे लगा लिया, वो मास्क आपको सुरक्षा नहीं देगा। यदि आप प्रॉपर मास्क पहनते हैं तो सबसे बड़ी सुरक्षा आपको उससे मिलती है। पर केवल आप नहीं, आपके आसपास हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। केवल जो आप अपने घर में रहते समय मास्क के बिना रह सकते हैं, क्योंकि जो परिवार में आप रह रहे हैं उसमें आप आपस में एक तरह से माना जाता है कि सब उस एरिया में मास्क पहनना मुश्किल होता है। लेकिन अपने घर से बाहर निकलते ही आप अपने रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हैं, आपको मास्क पहनना चाहिए। जैसे अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, सुन लीजिए, अच्छी बात सामने आई है, हमारे दिमाग में आई अभी कि राखी का त्यौहार आ रहा है। बहनें अपने भाई के घर जाएंगी, शायद 3-4 महीनों से नहीं मिली होंगी एक दूसरे से, सब मिलना जुलना रखेंगे। तो मेरी एक हिदायत है कि आप राखी का त्यौहार मनाएं, परंतु कुछ सावधानियाँ बरतेंगे। तो पहले जैसे हमने बताया, मास्क पहनना जरूरी है। दूसरा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है। ये मत सोचिए कि गले मिलना, हाथ मिलाना ये सब शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा सैनिटाइजेशन। सैनिटाइज़र आज भी और ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इतने डरे रहते हैं कि जैसे हाथ कहीं छू लिया तो समझो छूते के बाद तुरंत सैनिटाइज करना है। देखिए, सैनिटाइज होना जरूरी है, लेकिन अगर आप हर मिनट में, हर आधे घंटे में करते रहेंगे तो सैनिटाइज़र भी एक तरह का केमिकल है, अल्कोहल होता है, उसमें अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, उनसे आपके स्किन में एलर्जी हो सकती है और कुछ बीमारियाँ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक बताना चाहूँगा कि आपको बात ध्यान ये रखनी है कि यदि आप बाहर गए और आपने हाथ से कहीं छू लिया है, किसी डोर हैंडल को छू लिया है, कहीं भी छू लिया है, तो आपको इस बात के यहाँ पे डालने कि उस हाथ को आप ऐसे रखें कि अपने चेहरे को नहीं छूना है, किसी खाने की वस्तु को नहीं छूना है। लोगों से हाथ मिलाना तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। आप कुछ समय वेट कर सकते हैं, जब आपको मौका लगे कोशिश करें कि अपने साबुन पानी से हाथ धो लें।
यदि आपके पास साबुन पानी की सुविधा है उस समय हाथ धोने की, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की जरूरत जब है, अगर यदि आपके पास हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइज़र यूज़ करिए। थोड़ी थोड़ी देर रुक के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को छूते ही सैनिटाइज़र उसी समय इस्तेमाल करना जरूरी है, परंतु चेहरे को छूने से पहले, किसी भी खाने की वस्तु को छूने से पहले सैनिटाइज़र जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्किन के लिए हार्मफुल है। लेकिन सावधानियों को बरतने के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। और आपने कहा कि सैनिटाइज़र से अच्छा है अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, अगर आपके पास साबुन और सैनिटाइज़र का ऑप्शन है तो आप प्रेफरेंस है वो साबुन को देनी चाहिए, वो बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो इस कोरोना काल में आप दर्शकों को हमेशा एक टॉनिक देते रहते हैं, समझाते रहते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदारी निभा रहे हैं। और इसी की बदौलत देखा जा रहा है दिल्ली में जो दिनों दिन हालात हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं और पटरी पर ज़िंदगियाँ लोगों की आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने बताया, समझाया किस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जो कि हम सब के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ने कहा बार बार कि एसएमएस को हम लोग फॉलो करें, मतलब एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, जो कि कोरोना के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ने कहा कि N95 मास्क का इस्तेमाल वॉल वाला ना करें, और जिस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस बात को लेकर बोल चुकी है। और कितना भी हो जाए, खतरा कम हुआ है लेकिन खतरा गया नहीं है, इसलिए इन सारी बातों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।